सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर कि हमारी जो सबसे पहली स्टेज होगी आज हमारी, तो स्टेप नंबर 1, आज हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस कंपनी को हम जिस कंपनी को आज हम क्रिएट करेंगे उसकी मैं आपको थोड़ी बेसिक डिटेल भी बता देता हूँ। आप लोगों को आफ्टर दिस क्लास में फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको भी वही काम करना है जो मैं करता चल रहा हूँ। तो हमारी कंपनी आज होगी माना कि टाटा मोटर्स। दूसरा नाम दें, ठीक है, Hyundai नाम दे देते हैं। बातें नहीं, तो आज की हम इस क्लास में सबसे पहले सपोज उदयपुर की किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं, बड़ोला हुंडई। एक डीलरशिप है हुंडई की गाड़ियों की। तो ये हम कंपनी का नाम देते हैं। इनका जो एड्रेस डालेंगे हम वो डालेंगे सौभागपुरा सर्कल, हंड्रेड फीट रोड, उदयपुर। इनका हम पिन कोड डाल देंगे 313001। और ये पार्टी हमारी राजस्थान की है, राजस्थान ले लेंगे। और इनका हम जीएसटी नंबर भी डालेंगे। तो जीएसटी नंबर हम कोई भी एक राजस्थान का नंबर लेके आते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, कोई भी एक जीएसटी नंबर हम यहाँ राजस्थान का ले लेते हैं। जैसे ये जीएसटी नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 08 AABCU। आप लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए। (9603R1ZN) 9603R1ZN, ये राजस्थान का जीएसटी नंबर हो गया। तो ये इस पार्टी का जीएसटी नंबर है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जिस ईयर में हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं ये हम 1 अप्रैल 2021 ही लेंगे, क्योंकि अभी 21-22 चल रहा है, तो हम भी इसी को लेंगे। और बुक बिगिनिंग ईयर जो होगा वो भी सेम रख लेना आप। और आप इस कंपनी को सेव करेंगे बड़ोला हुंडई। आगे आप सारे लोग ये ध्यान दीजिएगा, आपको ब्रैकेट में खुद का नाम लिख देना है, ताकि मल्टीपल स्टूडेंट जब एक साथ प्रैक्टिस करें एक ही सिस्टम पे तो वो अपनी कंपनी को पहचान सके, ठीक है। तो पहला स्टेज जो है हमारा वो है कंपनी क्रिएशन। चलिए हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। ये है टैली प्राइम। टैली प्राइम में कंपनी बनाना है आपको। तो टैली प्राइम में सबसे पहले स्क्रीन ओपन होती है आपकी,
लाइसेंस। आप जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आप अपना माइक म्यूट करिए, आपकी वॉइस ओके। तो सबसे पहले जो स्क्रीन होता है वो होता है एजुकेशनल मोड, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। और इस स्क्रीन में आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशनल मोड पर जाना है, क्लिक करना है। और आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन आती है सेलेक्ट कंपनी वाली। इसमें आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है। तो आप कंपनी क्रिएशन में जाइए, यहाँ से ऊपर से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन में जाइए, क्लिक करिए इस पर। ये कंपनी स्क्रीन आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पर पाथ चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही फोल्डर खुलता है, तो रोज रोज मैं पाथ चेंज नहीं करूंगा। जहां जो पाथ मेरे को सॉफ्टवेयर ले रहा है और जो सामने पूरी स्क्रीन आ रही है, वहीं पर मैं ये कंपनी बना लेता हूँ। तो सबसे पहला काम करना है हमें, बड़ौला हुंडई, ब्रैकेट में आप अपना नाम डाल दीजिएगा, मेलिंग नेम सेम रखना है, एड्रेस जो भी आपको एड्रेस रखना है वो आप ले लीजिए। और राजस्थान स्टेट ले लीजिए। पिन कोड यहाँ डालना होता है, पिन कोड जरूर डालिए, क्योंकि हम पूरा असाइनमेंट करेंगे, सारी चीजें इसी कंपनी में करने वाले हैं। तो आगे जाके हमें हर चीज की कहीं ना कहीं यूटिलिटी हमारे सामने होगी। फोन नंबर, मोबाइल टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिएगा, मोबाइल नंबर आप अपने खुद के डाल दीजिएगा, जो भी आपके नंबर हो। ईमेल आईडी, फैक्स वगैरह, ईमेल आईडी आप जरूर डाल दीजिएगा। तो जैसे ईमेल आईडी में आप इस तरह से डाल दें, रोला हुंडई UDR@gmail.com, वेबसाइट छोड़ दीजिए। फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल 2021 ही लेना है। बुक बिगिनिंग सेम लेनी है, और कोई भी पासवर्ड वगैरह आपको यहाँ पर नहीं डालना है। ये पासवर्ड वाले ऑप्शन है, टेली वर्ल्ड पासवर्ड या यूजर कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड वगैरह आपको नहीं सेट करना है अभी। ये सब चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अभी आप सिर्फ कंपनी बना के क्या कर दीजिए, ये सारी डिटेल डालिए और आप सेव कर दीजिए। तो ये पहली स्टेप होगी। अब आपके सामने जैसे कंपनी बनती है, तो सेकंड स्क्रीन जो आएगी वो आएगी फीचर्स की। किसकी? फीचर्स आपके सामने डायरेक्ट आ जाते हैं। टैली में आपको किन किन चीजों की जरूरत है, वो फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये फीचर्स है। अब इन फीचर्स में से हमें क्या क्या फीचर्स यस करने, चलिए ये हम काम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ फीचर्स जो हैं, फीचर्स की शॉर्टकट
F11 हमेशा ध्यान देना। तो कंपनी बनते ही आपके सामने फीचर्स आते हैं, तो कुछ फीचर्स के साथ आपको जरूर यहाँ पर अपनी एक सेटिंग डालनी है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहला फीचर देखिए, आप यहाँ पर दिख रहा है मेंटेन अकाउंट्स, इसे आपको यस करना है। इससे ये होगा, इसको आप यस नहीं करोगे तो अकाउंट्स मेंटेन कैसे करोगे? टैली किया ही किसके लिए जाता है? टैली सॉफ्टवेयर लिया ही किसके लिए जाता है? अकाउंट मेंटेन करने के लिए लिया जाता है। तो ये ऑप्शन तो किसी भी सूरत में क्या होगा? यस ही होगा। इसको नो करते ही तो फिर टैली की जरूरत ही नहीं। दूसरा ऑप्शन मेंटेन बिल वाइज एंट्री। बिल वाइज एंट्री डेफिनेटली हम लोगों को मेंटेन करनी है। हम एक एक बिल का हिसाब किताब रखने वाले हैं, हम प्रॉपर अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो इसलिए बिल वाइज एंट्री हमारे क्या होनी चाहिए? इनेबल बिल वाइज एंट्री भी हमें यस करनी है। इनेबल बिल वाइज एंट्री से भी हमें यस करना है, क्योंकि हम हमारे डेटर और क्रेडिटर को डेफिनेटली बिल वाइज ही मेंटेन करेंगे। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर्स, ये जो बिल वाइज वाला ऑप्शन होता है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के ऊपर। डेटर्स क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आप क्रेडिट पे कोई भी चीज परचेज या सेल करते हैं। तीसरी चीज होती है इन्वेंट्री मेंटेन करना। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। क्या आप अपने अकाउंट्स में अकाउंटिंग के साथ साथ आप अपने स्टॉक का भी हिसाब रखना चाहते हैं? बिल्कुल रखना चाहते हैं। अगर आप टाटा मोटर्स की गाड़ियां सेल करोगे, खरीदोगे, आज आप एक डीलर है और आप, ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या काम है? आप कंपनी से गाड़ियां खरीदोगे और कस्टमर को गाड़ियां बेचोगे, तो आप ट्रेडर हो एक तरह से। क्या हो? ट्रेडर। और ट्रेडर हो तो आप किस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो? आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेंट्री की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इन्वेंट्री भी यहाँ पर क्या करना है? यस करना। आपको एक एक स्टॉक का हिसाब रखना होगा। इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अगर देखिए जिस भी कंपनी में अकाउंटिंग के साथ साथ स्टॉक की भी आपको डिटेल्स रखनी होती है, उसमें ये ऑप्शन यस ही होता है। मतलब अगर ऊपर का पहला ऑप्शन मेंटेन अकाउंट्स और तीसरा ऑप्शन मेंटेन इन्वेंट्री, अगर ये दोनों यस है तो मतलब ये तीसरा ऑप्शन डैम श्योर यस ही होगा। इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसका मतलब ये होता है कि आपकी अकाउंटिंग के साथ आपकी इन्वेंट्री जुड़ जाएगी। तो जब भी आप सेल परचेज की एंट्री करोगे तो उसमें जो भी आप स्टॉक वगैरह खरीदोगे बेचोगे, तो वो न सिर्फ आपकी अकाउंटिंग को इफेक्ट करेगा बल्कि आपकी इन्वेंट्री पार्ट को भी इफेक्ट करेगा। इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। इस ऑप्शन को आपको क्या करने की जरूरत है? यस करने की जरूरत है। इनेबल जीएसटी, ये आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर भी डालना है अभी। तो ये इनेबल जीएसटी, देखिए टैली के अंदर अगर आपको अकाउंटिंग करना है लेकिन साथ में आपको टैक्सेशन को भी ध्यान में रखना है, जीएसटी को भी ध्यान में रखना है, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आपको यस करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर हमें इसलिए यस करना पड़ रहा है क्योंकि हमने अभी ऊपर इंफॉर्मेशन में देखा है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड है, और इसका ये जीएसटी नंबर है। और ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये कौन सी डीलर है? रेगुलर डीलर है। रेगुलर डीलर का मतलब होता है कि एक व्यापारी जब जीएसटी में रजिस्टर्ड होने जाता है तो वो दो तरीके की स्कीम उसको ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। इस तरीके के व्यापारी कभी कंपोजिशन स्कीम नहीं लेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला कंपोजिशन स्कीम क्यों लेगा भैया? जब उसकी एक ही गाड़ी पे लाखों रुपए का टैक्स लग के आ रहा है, अब वो कंपोजिशन लेके मरना थोड़ी उसको। वो टैक्स फिर उसकी गाड़ी की कीमत में ऐड होगा और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, मतलब उसकी जो कीमत है जब वो सेल करेगा प्रोडक्ट वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में उसको अपनी पॉकेट वैल्यू से कंपोजिशन टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो कंपोजिशन स्कीम ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए तो बिल्कुल ही फ्रूटफुल नहीं है किसी भी कंडीशन में। अगर आप छोटी से छोटी भी एजेंसी लेके काम कर रहे हो, आपको रेगुलर स्कीम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको पता है कि 40 लाख का टर्नओवर तो आप यूं ही अचीव कर लोगे 2-3 महीने में। अगर आप बिल्कुल छोटे से छोटे भी डीलर है, आप टू व्हीलर भी सेगमेंट बेचते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप साइकिल के भी सेगमेंट बेचते हैं, तब भी आपको पता है कि 40 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो उनकी वैल्यू ही क्या है? लाखों में, ज्यादा है, बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे केस में आपका टर्नओवर डैम श्योर आप ऐसी इंडस्ट्री में उतर रहे हैं या उतरे हैं जिसमें आपका टर्नओवर अच्छा खासा होता है, तो ऐसे केस में रेगुलर स्कीम ही आपके लिए
एकमात्र ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अपन बात ये कर रहे हैं कि हमारा व्यापारी जो है वो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, और हमें ये ऑप्शन यस करना है। जब आप इस ऑप्शन से एंटर मारोगे तो आपको जीएसटी डिटेल भी देनी पड़ेगी अपनी फर्म की। तो चलिए दे देते हैं हम हमारी जीएसटी डिटेल। ये है हमारी बेसिक जो जीएसटी डिटेल है हमारी फर्म की। तो जैसे इसमें स्टेट राजस्थान ले लिया मैंने। रजिस्ट्रेशन टाइप में आप देखिए, जैसा कि मैं बता भी रहा था आपको, कंपोजिशन और रेगुलर, तो रेगुलर ले लिया। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी का मतलब होता है कि जब किसी और राज्य का व्यापारी किसी अन्य राज्य में जाके व्यापार करने जाता है, किसी और राज्य में वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, अब वो दूसरे राज्य में आया, सपोज आज मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में भी होता और मैं महाराष्ट्र का व्यापारी होता, राजस्थान में आया होता, और मैं एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह का यहाँ काम करना चाहता हूँ टेम्पररी बेसिस पे, तो उस केस में ये ऑप्शन यस होता है। यानी सीधी सी बात है, सीटीपी के केस में ये ऑप्शन क्या होता है, यस होता है। आप में से जो जीएसटी मेरे साथ हैं उनको पता है सीटीपी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी बतानी है। एप्लीकेबिलिटी मतलब आपकी फर्म में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी। तो भाई शुरू से ही है हमारा, तो हम जीएसटी में अभी रजिस्टर्ड ही हैं और 1 अप्रैल से हम हमारा कारोबार जैसे इसमें टैली में चढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली जीएसटी अभी हमारे पास है, तो 1 अप्रैल ही लेना। जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और नंबर याद रखिएगा आप सारे लोगों को, आप जब असाइनमेंट को प्रैक्टिकल करेंगे तो यही फिगर डाले जो फिगर में यहाँ डाल रहा हूँ। आप अपनी मन मुताबिक फिगर नहीं डाले, क्योंकि मामला किसका है, जीएसटी का है। तो जीएसटी के मामले में मन मुताबिक नहीं चलता है। अगर मेरे को ही मन से ही डालना होता 15 डिजिट का नंबर, मैं मन से ही लिख देता। मैं क्यों गया गूगल पे और एक नंबर उठा के लाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्चुअल फिगर्स। क्या चाहता हूँ, इस पूरे असाइनमेंट में हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मन से करेंगे। हम सारी चीजें कहां से उठाएंगे, हम सारी चीजें गूगल से, इंटरनेट से उठाएंगे और एक्चुअल फिगर्स उठाएंगे। चाहे वो जीएसटी रेट हो, चाहे वो जीएसटी नंबर हो, चाहे वो एचएसएन कोड हो प्रोडक्ट्स के, हम हर चीज ओरिजिनल डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जीएसटी नंबर जो हमें यहाँ पर डालना है, 08 AABCU 08 AABCU 9603 R1ZN। so this is our GST number। अब देखिए बात ये आती है कि अगर आप जीएसटी में रेगुलर टैक्स पे रहे तो आपको जीएसटीआर 1 भर के अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स शो करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो जीएसटीआर 1 की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेगुलर टैक्स पेयर को 2 तरीके की स्कीम होती है। अगर आप QRMP स्कीम में जा रहे हैं तो आपको क्वार्टरली भरना है। तो रेगुलर टैक्स पेयर अगर QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाली स्कीम लेता है तो उसे क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरना होता है। और अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर मंथली लेता है तो उसे मंथली भरना पड़ता है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मंथली की। ठीक है, तो मंथली ले लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल में इनकी जरूरत हमें नहीं है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, देखिए रेट डिटेल आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। आपको लगता है कि आप जिन भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनके ऊपर एक ही जीएसटी की रेट है, आपको ये भी लगता है कि आपका सारा प्रोडक्ट एक ही एचएसएन कोड वाला है, मतलब आप जिन प्रोडक्ट में डील करते हैं वो एक एचएसएन और एक रेट वाला है, तो आप यहाँ पर डालो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग एचएसएन अलग अलग रेट वाले, तो ये ऑप्शन कभी यस नहीं करना। ये ऑप्शन किन फर्म के लिए यस करना है, जो सिर्फ एक एचएसएन कोड वाली प्रोडक्ट्स में डील करती है। ठीक है, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये उन फर्म के लिए काम आएगा जिनको एडवांस पे भी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। और आपको मैं ये बता दूं कि एडवांस रिसिप्ट पे जीएसटी की लायबिलिटी बनती है सर्विस इंडस्ट्रीज को। किसको, तो ये ऑप्शन सर्विस सेक्टर अगर है तो उसके लिए यस का है। अगर ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है तो ये ऑप्शन यस का नहीं है, क्योंकि अगर कोई ट्रेडर या कोई मैन्युफैक्चरर अगर एडवांस प्राप्त करता है कस्टमर से, मान लो आज कोई कस्टमर 15 लाख की गाड़ी बुक करी, बुकिंग पर उसने 1 लाख रुपए अभी आपको एडवांस दे दिया, अब आपको उसकी गाड़ी की डिलीवरी देनी धनतेरस के दिन, अभी धनतेरस को समय टाइम है, तो ऐसे केस में ये जो 1 लाख रुपए एडवांस आया है इसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, बिकॉज आप ट्रेडर हो। लेकिन यही अगर मामला सर्विस सेक्टर का होता तो 1 लाख पे उसको इस महीने एडवांस पर जीएसटी की लायबिलिटी बनती, देनी होती, तो ये हमारी लायबिलिटी नहीं बनती। रिवर्स चार्ज की बातें करते हैं कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज पे बन रही है क्या, तो ये ऑप्शन आपको तब यस करना है जब बेसिकली अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी किस पे बनती हो, रिवर्स चार्ज पे। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है नॉर्मली हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है जब हम कोई चीज बेचते हैं,
रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी बनती है जब आप कोई चीज खरीदते हो, तो कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो आप नहीं खरीद रहे हो जिस पर आपकी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी बन रही। अब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये हम जिसकी अकाउंटिंग अभी करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ऑटोमोबाइल डीलर सेकंड हैंड गाड़ियां भी खरीदता है ऑक्शन में, ऑक्शन के थ्रू, गवर्नमेंट की ऑक्शन के थ्रू सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदता है और फिर वापस मार्केट में कंज्यूमर को बेचता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑक्शन, लॉटरी वगैरह में, गवर्नमेंट के ऑक्शन में अगर सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, जिसे कहते हैं सीज्ड व्हीकल खरीदते हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी होता है। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत नोटिफाइड सर्विस गुड्स माना जाता है। सेकंड हैंड गाड़ियां, सीज्ड व्हीकल क्या माने जाते हैं? नोटिफाइड गुड्स माने जाते हैं। तो अगर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अभी फिलहाल मैं नो ही करता हूं। इसके बाद आती है बात जीएसटी क्लासिफिकेशन की। देखिए, अगर आपके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और आपको लगता है कि यार मैं जब मान लो आज हुंडई की गाड़ियों की बात करते हैं, आपको लगता है कि यार हुंडई की तो 30-40 मॉडल है अलग। अब हर मॉडल का जब आप आइटम बनाओगे, मॉडल बनाओगे एज आइटम, तो आपको सब में जा जाके एचएसएन कोड और उनकी टैक्स रेट्स वगैरह क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि यार सबके एचएसएन कोड, गाड़ियों के तो एचएसएन कोड क्या होता है, सेम होता है, और सबकी टैक्स रेट भी सेम होती है। तो उस केस में आप चाहो तो जीएसटी क्लासिफिकेशन बना सकते हो। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक क्लासिफिकेशन बना दिया, सपोज मान लो आपने एक क्लासिफिकेशन बना दिया कार का एचएसएन कोड डाल दिया और कार की रेट डाल दी और ये बना के रख दिया। अब जब आप आइटम बनाने जाओगे, मान लो अब आप आइटम बना रहे हो Hyundai i20, ये एक मॉडल है, तो Hyundai i20 का आइटम जब बनाओगे तब वो क्लासिफिकेशन पूछेगा, और क्लासिफिकेशन में जैसे ही आपने कार लिया तो ऑटोमेटिक जो आपने कार पर एचएसएन दिया, कार पे रेट दी, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा उस आइटम के अंदर। तो आपको बार बार आइटम में ये चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ ये चीजें। जीएसटी क्लासिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, यस करना है। ध्यान से देखिएगा, जीएसटी क्लासिफिकेशन आपको यस करना है, ठीक है। यहां से यस कर लोगे, फिर बताता हूं मैं क्या करना आगे। एलयूटी या बॉन्ड डिटेल आपको नहीं यस करना है। एलयूटी का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या बॉन्ड या एलयूटी जो होता है वो एक्सपोर्टर भरता है। अगर कोई एक्सपोर्ट करता है किसी चीज को, तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन रिक्वायरमेंट होती है, और परमिशन जब उसको मिलती है तो वो परमिशन दो तरीके से मिलती है, एक तो होती है बॉन्ड और एक होती एलयूटी। बॉन्ड में एक तरह से डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के पास आपका, एलयूटी में डिपॉजिट नहीं होता है, खाली एक रिटर्न परमिशन होती है। एलयूटी सिर्फ 1 साल के लिए मिलती है। 1 साल मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए रिन्यू करवानी पड़ती है बार बार। बॉन्ड जो होता है वो तब तक वैलिड होता है जब तक आपका जो डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। फिलहाल में इसको भी नो रखते हैं। ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। ई वे बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे फेस करनी है और हमेशा ही फेस करनी है, ठीक है। तो ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो भारत में 1 फरवरी 2018 से भारत में ई वे बिल की शुरुआत हुई। ई वे बिल लागू करने वाला देश का सबसे पहला राज्य था कर्नाटका, याद रखिएगा। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर ई वे बिल की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2018 को। और जो रूल बनाया था जीएसटी काउंसिल ने, वो ये बनाया था कि गुड्स के मूवमेंट पर, अगर गुड्स मूवमेंट करते हो, 50,000 रुपए से अधिक की वैल्यू है गुड्स की, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाना पड़ेगा। वे बिल यानी रास्ते का बिल, जो आपको ई वे बिल पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने, एक सॉफ्टवेयर बनाया, उससे जनरेट करना पड़ेगा, और वो आपको अपनी गाड़ी के जो पर्सन इंचार्ज होगा, ड्राइवर होगा, उसको पकड़ाना पड़ेगा, और वो फिर माल को लेके जाएगा, साथ में ई वे बिल होगा उसके साथ में। क्योंकि अगर रास्ते में चेकिंग होती है तो ई वे बिल अगर है तो वो वैलिड ट्रांजेक्शन या मूवमेंट माना जाएगा। ई वे बिल नहीं है तो आपकी गाड़ी और आपका माल दोनों सीज किया जाएगा, जिसे आपको पेनल्टी भर के छुड़वाना पड़ेगा। तो ई वे बिल की जो एप्लीकेबिलिटी हुई है वो इलीगल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, चोरी चुपके 2 नंबर में इधर उधर माल करने को रोकने के लिए ई वे बिल की शुरुआत की। और 1 जून 2018 से पहले भारत के सारे राज्यों को ई वे बिल लागू करना था, अपने राज्य के भीतर, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे भी। और राजस्थान ने ई वे बिल की शुरुआत की मई 2018 में, याद रखिएगा, ठीक है। देश का सबसे अंतिम राज्य था इंट्रा स्टेट ई वे बिल लागू करने वाला, वो था दिल्ली।
वर्तमान में आपको ये भी बता दूं 1 अप्रैल 2021 से, ये अभी अभी गया है 1 अप्रैल 2021 से राजस्थान राज्य में ईवे बिल की जो लिमिट थी, पहले 50,000 रुपए लिमिट थी राजस्थान के अंदर अगर गुड्स की मूवमेंट करते थे। अब 1 अप्रैल 2021 से राजस्थान के अंदर ईवे बिल की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आपको मैं ये बता दूं, ईवे बिल यस करिए, एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल कर लीजिए 2021 से। थ्रेशोल्ड लिमिट इनवॉइस वैल्यू पर आप ले लीजिए 50,000, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये तो हुआ आपका, देखिए अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका इंटर स्टेट, ऊपर वाला 50,000 तो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स की वैल्यू, और नीचे इंटर स्टेट दे रखा है, उसमें आप अब डाल दीजिए कितनी, 1 लाख। यानी राजस्थान के अंदर अगर गुड्स का मूवमेंट करोगे तो 1 लाख रुपए की वैल्यू से कम के केस में ईवे बिल नहीं चाहिए, 1 लाख से ऊपर की वैल्यू में ईवे बिल चाहिए। और राजस्थान के बाहर मूवमेंट करोगे तो 50,000 पर आपको ईवे बिल की जरूरत होगी। प्रिंट ईवे बिल विथ इनवॉइस, आप ईवे बिल को इनवॉइस के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, इसे आप चाहे तो यस करिए, बिल के साथ ईवे बिल की सूरत, ये हम अभी नहीं करेंगे। और ई इनवॉइस एप्लीकेबल, देखिए ई इनवॉइस एक नया कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। आज की तारीख में ई इनवॉइस बड़ी कंपनियों को रिक्वायरमेंट है, छोटी कंपनियों को नहीं, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा। शुरुआत में गवर्नमेंट ने ये लिमिट 500 करोड़ रखी, फिर 100 करोड़ पर आई, अभी 50 करोड़ पे आ गई। 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या होता है सर, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर से आप जो बिल निकालेंगे, उस बिल का डेटा आपको ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। वहां से वो क्यूआर कोड लगकर वहां से प्रिंट होगा और वो जानकारी सारी सरकार के पास इमीडिएटली रिकॉर्ड में आ जाएगी। और वो जो क्यूआर कोड समेत जो बिल प्रिंट होगा वो प्रिंट देना है आपको अपने कस्टमर को, याद रखिएगा, आपके सॉफ्टवेयर का प्रिंट नहीं देकर वो प्रिंट देना है। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सपोज हम टैली यूज करते हैं, अब मान लो मेरी अकाउंटिंग टैली में चल रही है, तो अब मेरे को तो डबल मेहनत करनी पड़ रही है। एक बार तो मैं टैली में एंट्री करूं, मान लो कोई आज मेरे को, मैं किसी पार्टी को माल बेच रहा हूं, अब मुझे उसे बिल देना है, तो एक बार तो मैं टैली में एंट्री करूं, फिर मैं वापस ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके उसमें सारी डिटेल डालूं, तो दो बार डिटेल नहीं डालनी हो आपको। तो आप टैली में डालो और इस ऑप्शन को क्या कर दो, यस कर दो, तो एक फाइल बन जाएगी आपकी। जब भी आप पूरी सेल बिल बनाओगे उसकी एक फाइल, जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। उस फाइल को खाली आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके अपलोड करना है, अपलोड करके वहां से ई इनवॉइस जनरेट करना और प्रिंट निकालना उसको और अपने कस्टमर को देना है। सर कस्टमर को ई इनवॉइस देने से क्या फायदा है, मैं बताता हूँ। कस्टमर को कोई फायदा नहीं है, कस्टमर को ई इनवॉइस देने से फायदा नहीं है, लेकिन सरकार को फायदा है। और आपको 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 कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप 2 नंबर की सोचते हो तो ई इनवॉइस वाला कंसेप्ट में आप 2 नंबर का नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिल एक बार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट हो गया, आप उसको दोबारा कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। बन गया सो बन गया, बैक डेटेड में जाके कोई काम नहीं कर सकते, आप एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। 50,000 की एंट्री, अब आपने देखा कि वहाँ माल तो कस्टमर लेके गया, अब मैं इस 50,000 को 5,000 में कन्वर्ट कर दूं, तो आपने एंट्री में जाके अमाउंट क्या कर दिया, बदल दिया, 5,000 डाल दिया, ताकि आपका जो टर्नओवर वैल्यू है वो 5,000 ही दिखे। 45,000 से आप क्या कर दो, उसको कम कर दो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन के साथ। इस वजह से गवर्नमेंट कौन सा कंसेप्ट लेके आई, ई इनवॉइस का कंसेप्ट लेके आई। तो ये है जीएसटी डिटेल जो आपको डालनी है, ध्यान रखना। मैं इसको स्क्रीनशॉट डाल देता हूं आपके नोट्स के अंदर, ताकि आप ध्यान रखें कि हमें क्या क्या यस या नो करना है। ठीक है, ये काम आप करिएगा। और जैसे आप ये सारी जीएसटी डिटेल आप डाल दीजिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये डाल दिया सर, अब क्या करना है, सेव करो। और पीडीएस को यस करना है क्या, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो इनेबल टीडीएस, टीडीएस क्या होता है सर, आगे डालेंगे इसको भी कंसेप्ट में। इसमें एक ऑप्शन और यहां पर मैं लिख देता हूं, इनेबल टीडीएस। व्हाट इज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जीएसटी के साथ टीडीएस भी आना चाहिए। टीडीएस, और ये जो फॉर्म है इसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी है, आपको मैं बता दूं। तो टीडीएस की जरूरत है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। फिलहाल में तो जरूरत होगी तब यस करिए, सेव करिए।
सेव करते ही आपकी कंपनी बन जाएगी और ओपन भी हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप होगा जिससे हमें बाहर आना है। ये हमारी कंपनी बन गई और ओपन हो गई। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि आप लोग जब प्रैक्टिकल करने बैठते हो, बहुत सारे लोग, तो क्या होता है, जब आप अपनी कंपनी बनाते हो तो आपकी कंपनी खुलने से पहले किसी और की कंपनी नजर आती है आपको, किसी और की कंपनी पहले से ओपन नजर आती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे आज आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, पहले से किसी और की कंपनी खुली हुई है और उसका फाइनेंशियल ईयर मान लो अलग है, 20-21 है उसका फाइनेंशियल ईयर। अब आप अपनी कंपनी को बनाते हो, उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज है, लेकिन पहले से जो कंपनी खुली हुई है उसका अलग है। पता है हमें एंट्री के अंदर हमारी जो डेट है वो बिलो फाइनेंशियल ईयर है, एंट्री हम सेव ही नहीं कर पाते। ऐसा होता है, यानी पहले से कोई कंपनी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है और हमें बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए, ऐसे केस के अंदर जैसे ये आपकी कंपनी खुल गई, ठीक है, तो कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन हो रही, चलिए मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा कि उसको कैसे बंद करते हैं। उसकी सेटिंग्स में जाके आपको उसको डिफॉल्ट जो ओपन हो रही है उसको बंद करना पड़ेगा, तब जाकर कोई कंपनी ओपन नहीं होगी। जिससे क्या होता है, जब आप टैली ERP9 सॉरी टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। आप में से कितने ही लोग जब टैली प्राइम ओपन करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब ये ओपन करते हैं तब डायरेक्ट किसी और की कंपनी जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, हम हमारी कंपनी बनाते हैं। तो हमारी कंपनी जब बनाते हैं तो वो भी खुल जाती है, तो पहले से किसी और की कंपनी खुली और हमारी भी कंपनी खुलती है, तो हमें बार बार प्रॉब्लम आती है। फिर हमें पहले तो उसकी कंपनी बंद करना पड़ता है सामने वाले का, फिर हम हमारी कंपनी में काम करते हैं। तो ये करना होता है। तो आप चाहते हो कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको परमानेंटली नो कर दे, तो डिफॉल्ट कंपनी आपकी नहीं ओपन हो। तो खुल जाएगा।
कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। देखिएगा अब आप, और इसमें आपकी जो कंपनी अभी कौन सी बनाई अपन ने, बड़ोला, ये बड़ोला हुंडई, इसे ओपन करिए, ये ओपन हो गई। अब इसमें अभी मैं बात कर रहा था कि F12, ये देखिए F12 कॉन्फ़िगरेशन, चलिए टेली की जो ये सेटिंग्स है F12 वाली, उस पे अपन बात करेंगे अगली क्लास में कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को, डिफॉल्ट कंपनी को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी जो हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस की जरूरत है उनको किस तरह से हमें एक्टिव करना है या इनएक्टिव करना, और किन किन ऑप्शंस की हमें इसमें जरूरत होगी, उस पर हम बातें करेंगे। टाइम लिमिटेशन है, समय हो गया है, तो ये कल हम बात करेंगे। आज के लिए बेसिकली आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि ये मैंने आपको एक कंपनी बनाई और आज मैंने आपको स्पेशली जीएसटी डिटेल्स के सारे पॉइंट्स समझाए हैं, तो ये आप जरूर करके रखिएगा, कंपनी बना के रखिएगा। आगे की क्लास में हम आगे बातें करेंगे, ठीक है। कल की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं आई है, देखते हैं आज की क्लास रिकॉर्डिंग आती है या नहीं आती। थैंक यू सो मच।